हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं शेड्यूल के हिसाब से। और ये पांचवा चैप्टर, आपको पता है कि पांचवा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में चल रहा है। चैप्टर 5 चल रहा है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। विश्व में जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस समय दक्षिण एशिया में कौन-कौन सी घटनाएँ हुई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज जो है ये क्लास 5 होने वाला है, पार्ट 5 है और ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करने वाले हैं और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। पहला सेशन यानी कि छठा क्लास, और 7वीं क्लास जो होगी वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मैटर नहीं करता कि वो किस स्टेट से हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि हिंदी माध्यम के होने चाहिए। उन सभी बोर्ड के स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, तो आप तो देखिएगा ही, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे क्लास बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से चल रही है। इससे पहले 4 चैप्टर हो गया है और आप सब लोग देख चुके हैं कि क्लास का पहले मैं पहले जो है, पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है? पहले चैप्टर, जस्ट वेट। पहले चैप्टर होता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है। और यकीन मानिए, इस तरह से यूट्यूब पर फ्री में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। चैप्टर पढ़ा देगा तो क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएगा, और यदि क्वेश्चन आंसर करवा देगा तो चैप्टर नहीं पढ़ाएगा। लेकिन इस तरह से क्लासेस नहीं हो रही है, इसलिए जितना बेनिफिट उठा सकते हैं आप उतना बेनिफिट उठाइए। साथ ही साथ अपने सहपाठी को, अपने भाई-बहन को, अपने कज़न को, अपने रिश्तेदार को रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे क्लास चल रही है। और अगर आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है। और 1-2 बच्चे कह रहे थे कि सर हिस्ट्री की भी क्लास लेकर के आइए, हिस्ट्री की भी क्लास लेकर के आइए। तो मैं उनसे कह दूँ कि पहले आप पॉलिटी और ज्योग्राफी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़िए। और मैंने आपसे जो कंडीशन रखा है इसका लाइव क्लास का, कि डेली मैं 8 बजे लाइव क्लास दूँगा। जो अभी जो क्लास हो रही है, ये लाइव क्लास नहीं हो रही है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। इसको प्रीमियर में डाल के मैं 8 बजे शेड्यूल कर देता हूँ और आप लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, जिसमें आप लोग चाहते हैं कि आपके जो डाउट है ये क्लियर कर दूँ मैं, चैप्टर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देंगे इससे रिलेटेड, हालाँकि मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि बोर्ड एग्जाम में 95%, 95 प्लस नंबर लाने के लिए, 95 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको क्या-क्या करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से पढ़ाई करनी है। बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपको 8 बजे लाइव क्लास चाहिए डेली, जिसमें आपके डाउट क्लियर होंगे, तो आप डेली कमेंट कीजिए। 50 कमेंट आपके होने चाहिए 6 दिन तक लगातार, उसके बाद मैं आपको 7वें दिन लाइव क्लास दे दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, या तो आप लिखिए वी वांट लाइव क्लास, या फिर आप लिखिए सीधा सीधा आपको सिर्फ लाइव क्लास लिख देना है। अगर 50 कमेंट पुर जाते हैं, इसमें मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए दूसरों को कि यहाँ पे क्लास चल रही है। अगर इस दोनों में से कोई कमेंट होता है और 50 कमेंट हो जाते हैं, तो मैं लाइव क्लास आपको दे दूँगा। कमेंट जेन्युइन होने चाहिए, यानी कि अगर कोई पूरे परिवार में 1 बच्चा है और 10 मोबाइल है, तो उस परिवार से 10 कमेंट ना करें आप लोग। अ, वो कमेंट जो है गिना नहीं जाएगा। अगर ये ऐसा होता है कि 50 कमेंट ऐसे आ जाते हैं और फिर जब मैं लाइव करता हूँ तो वहाँ पे 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा जेन्युइनली। इसलिए 50 जो है जेन्युइन कमेंट होने चाहिए। अपने पेरेंट्स के, अपने घरवालों के नंबर से आप वैसे कमेंट ना करें कमेंट पूरा करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब शेड्यूल की बात करते हैं कि क्लास कैसे चल रही है। क्लास की टाइमिंग जो है 8 बजे शाम में डेली होती है, इवनिंग यानी कि शाम में। और पॉलिटी और ज्योग्राफी अभी 2 क्लास चल रही है। पॉलिटी की क्लास मंगलवार को, गुरुवार को, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है। वहीं ज्योग्राफी की जो क्लास हो रही है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हो रही है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं अक्टूबर तक दोनों बुक, ज्योग्राफी और पॉलिटी, दोनों खत्म कर दूँगा, ताकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, इस 3 महीने में बहुत ही जम के हम लोग मेहनत करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कांसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। हालाँकि अभी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन जो वन शॉट का वीडियो आने वाला है, ये नवंबर में आएगा। एक चैप्टर के उस समय फिर
2 या 3 वीडियो होंगे, एक वन शॉट का तो होगा ही होगा और 1 या 2 वीडियो, अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन आंसर एक वीडियो, नहीं तो 2 वीडियो का क्वेश्चन आंसर होगा। उस समय हम बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अभी बस पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर आप लोग चैप्टर का नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो भी सही है, नहीं बनाते हैं तो भी सही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर मैं करवाता हूँ, इसके नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में परेशानी नहीं हो। जब जब मैं फिर पढ़ाऊँगा तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं ये सारा कुछ पढ़ चुका हूँ। तो कुल मिला के इतनी बातें हैं और आज जो है शनिवार है तो इसके हिसाब से आज पॉलिटी की क्लास होने वाली है, ठीक है? आज पॉलिटी की क्लास होगी। तो आ जाते हैं अपने सेशन पे, ठीक है? अपने सेशन पे आ जाते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस कहा जाता है। इससे पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा है? आई थिंक समथिंग रॉन्ग, जस्ट अ वेट, ओके, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, थोड़ा-सा ओवरव्यू करते हैं। हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है? हम लोग दक्षिण एशिया के जो 7-8 देश हैं, उसमें से कुल 4 देशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश के बारे में पढ़ चुके हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं और नेपाल के भी बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन 4 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। वहीं भारत के जो संबंध भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे हैं, इंडिया पाकिस्तान का संबंध कैसा है, इंडिया बांग्लादेश का संबंध कैसा है, इंडिया नेपाल का संबंध कैसा है, इंडिया श्रीलंका का संबंध कैसा है, इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा भी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बीच भी आपस में संबंध मधुर नहीं है, जैसे कि नेपाल और भूटान के बीच, जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच, जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप जाकर के इससे पहले का जो वीडियो है, वो देखिएगा। मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और साथ ही साथ अन्य वीडियो भी, अन्य पहला चैप्टर देखना है आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा या ज्योग्राफी का भी जो हो रहा है, सारा का सारा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे दूँगा। तो अब चलते हैं हम लोग, जो हमारा आज का क्लास है, ये कंटिन्यू करते हैं कि दक्षेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं या उसको सार्क कह सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश में सार्क कहेंगे, इंग्लिश में इसको जस्ट अ वेट, इंग्लिश में इसको सार्क कहेंगे और हिंदी में दक्षेस कहेंगे, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। नाम से ही पता चलता है दक्षिण एशियाई, यानी कि एशिया के दक्षिण में जो देश होंगे, उनका जो संगठन बनाया गया होगा, उसी को दक्षेस कहा जाएगा और इंग्लिश में इसको सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंग्लिश में इसको सार्क कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में दे देता है कि जैसे सार्क दे देगा, इसमें पूछ लेगा कि आर का क्या अर्थ होता है। आर से आप क्या मतलब, आर का मतलब सार्क में क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ऐसे करके आपको पूछ लेगा। तो कम से कम आपको इसका जो फुल फॉर्म है, ऐसा कह सकते हैं, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन पे। इसका जो गठन हुआ था 1985 में, 1985 में, और कहाँ हुआ था? ढाका में गठन हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में और इसके जो सदस्य देश हैं ये 8 हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे आपको याद रखना है। ए एबीएम, ठीक है? एबीएम याद रख सकते हैं और उसके बाद एनपीएस। ये वर्ड आपको सिर्फ 6 वर्ड याद रखना है। आपका सार्क के जो भी सदस्य हैं, ये आपको याद रहेगा। हालाँकि अगर आप मैप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको याद रहेगा। वैसे अगर माइंड में भी ध्यान रखते हैं तो भारत और उसके आस-पास के देश हैं, म्यांमार को छोड़ दीजिए, चीन को छोड़ दीजिए, सार्क के सारे सदस्य आप काउंट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, बी3 का मतलब है कि बी नाम के 3 देश हैं। बी नाम के 3 कौन-कौन से देश हैं? एक तो भारत, दूसरा भूटान और तीसरा बांग्लादेश। तो बी नाम के कुल 3 देश हो गए। वहीं ए से हम बात करें तो अफ़गानिस्तान, एम से बात करें तो मालदीव, एन से बात करें तो नेपाल, पी से बात करें तो पाकिस्तान और एस से बात करें तो श्रीलंका। तो ये कुल 8 देश हो गए। देखिए एस 1, 2, 3, 4 और 5 और बी नाम के 3 देश हैं, तो 5 और 3 8,
कुल 8 सदस्य हैं किसके? दक्षेस के। तो ध्यान रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा। एबीएम बी सिर्फ 3 हो जाएगा और एनपीएस बी सिर्फ 3 है, बाकी के सब लेटर के जो देश है वो सिर्फ 1 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुए हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था, सबसे पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था 1985 में, जिसमें दक्षेस की स्थापना की गई थी। वहीं जो 12वां सम्मेलन हुआ इस्लामाबाद में 2004 में, जिसमें साफ्टा, मैं आपको अभी साफ्टा के बारे में बताऊंगा, SAFTA, इस साफ्टा एग्रीमेंट पे समझौता किया गया ताकि यह एक मुक्त व्यापार समझौता था। इस समझौते पे दस्तखत करने के पीछे या इस समझौते के को लाने के पीछे जो सार्क देशों का उद्देश्य था, ये था कि इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है सार्क देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच, भारत नेपाल के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, या और भी जिन देशों के बीच है जैसे नेपाल, भूटान, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इन सब के बीच जो शांति और सहयोग स्थापित की जा सके, इसके लिए साफ्टा को लाया गया था 2004 में। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है सार्क के 12वें सम्मेलन में जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था 2004 में, इसमें साफ्टा को लाया गया, साफ्टा पे हस्ताक्षर किया गया था। जिसका अर्थ होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। वहीं 14वां सम्मेलन जो हुआ था, 14वां सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में हुआ था 2007 में। इसमें अफ़गानिस्तान, इसी सम्मेलन में अफ़गानिस्तान, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अफ़गानिस्तान, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। अफ़गानिस्तान जो है, यह 8वां सदस्य बना था। यह सार्क का 8वां सदस्य बना था अफ़गानिस्तान 2007 में। वहीं 2018 में, 2018 की मैं बात करूँ तो 2018 में जो काठमांडू में, माफ़ कीजिएगा, 18वां जो हुआ था सम्मेलन काठमांडू, नेपाल की राजधानी, और कब हुआ था? 2014 में। तो यह लास्ट सम्मेलन था। यह लास्ट सम्मेलन था, इसके बाद सार्क का सम्मेलन नहीं हुआ। क्यों हुआ? इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। जो नेक्स्ट सम्मेलन होने वाला था 98, ठीक है? यह होने वाला था पाकिस्तान में। यह पाकिस्तान में होने वाला था और 2016 में होने वाला था। लेकिन इस सम्मेलन से पहले ही आपको याद होगा कि 2016 में ही क्या होता है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएँ होती है और हमारे 40 जवान जो हैं ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है? हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इस घटना के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का हाथ था और इसी वजह से भारत सरकार ने 19वें सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया, और भारत सरकार को देखते हुए बाकी अन्य देशों ने, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इस सभी ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद से सार्क सम्मेलन नहीं हुआ है। तो इसलिए लास्ट और जो अंतिम सार्क सम्मेलन हुआ है ये 2014 में हुआ है और काठमांडू में हुआ है, और कितने नंबर का था? तो 18वें नंबर का था, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये 4 महत्वपूर्ण सार्क सम्मेलन है, क्वेश्चन कई बार बनते हैं इससे। हालाँकि मैं क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपको करवा दूँगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो सार्क की स्थापना हुई थी, जैसे मैंने बताया आपको, शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए, लेकिन इनके बीच इतना ना विवाद है, इस वजह से ये सफल ही नहीं हो पाया। और 2002 में क्या किया, इन इन देशों ने साफ्टा पे हस्ताक्षर किया ताकि इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, मुक्त व्यापार समझौता था। व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और जब व्यापार बढ़ेगा तो इस वजह से शांति और सहयोग भी स्थापित होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसी वजह से 2002 में साफ्टा पे सिग्नेचर किया गया था। मैं यहाँ पे लिख दूँ साफ्टा का फुल फॉर्म, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा, साफ्टा, ठीक है? SAFTA, साफ्टा। तो इस पे इसी वजह से सिग्नेचर किया गया था और इस सिग्नेचर को फिर से री-सिग्नेचर, ऐसा कह सकते हैं, फिर से किया गया 2004 में, जब साप्ता के जो देश हैं इस्लामाबाद में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद यह 2006 से प्रभावी हो गया। इसका लक्ष्य क्या है कि जो आपसी व्यापार में जो सीमा शुल्क लग रहा है, जितना ज़्यादा सीमा शुल्क लग रहा है, उससे देशों को नुकसान हो रहा है, वहाँ के बिज़नेस को नुकसान हो रहा है। इसलिए इन 8 देशों के बीच जो सीमा का शुल्क है,
इसको कम करना, निर्यात का शुल्क, आयात शुल्क बेसिकली इसको कम करना है और इसी वजह से साफ्टा पे सिग्नेचर किया गया था 2004 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालाँकि क्वेश्चन बनता है साफ्टा पे सिग्नेचर कब हुआ था? तो इसका आंसर 2004 होगा। 2002 में सिग्नेचर तो हुई लेकिन बात नहीं बन पाई थी उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसके अलावा भी अगर समझ में आया तो ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो ज़रूर लाइव क्लास लिख कर के कमेंट कीजिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा क्योंकि जो लाइव में कमेंट होता है वो जनरली रहता नहीं है, हट जाता है। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि सदस्य देशों का एक-दूसरे पर अविश्वास है। ज़ाहिर-सी बात है इतनी ज़्यादा मतभेद है जो मैंने आपको बताया है। भारत के साथ भारत-पाकिस्तान, भारत-श्रीलंका भारत-नेपाल भारत-बांग्लादेश इस सब देशों के साथ जो मतभेद है, जो अविश्वास है या फिर नेपाल-भूटान की बात करें, नेपाल-बांग्लादेश की बात करें, इन सभी के बीच जो अविश्वास है, इससे जो छोटे-छोटे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनको ऐसा लगता है कि साफ्टा के ज़रिए जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो मुक्त व्यापार समझौता है, इसके ज़रिए भारत उनके बाज़ारों में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। ऐसे छोटे देशों को लगता है जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है सामान, जो भारत में सामान उत्पादित हो रहा है, वह जो दक्षिण एशिया के अन्य देशों में बिकेगा, इससे क्या होगा कि भारत की मोनोपोली हो जाएगी, भारत का एक छत्र राज हो जाएगा, ऐसा छोटे देशों का मानना है। भारत ऐसा नहीं सोचता है और अगर भारत की मोनोपोली हो गई, भारत का एक छत्र राज हो गया वहाँ के व्यापार में, वहाँ के व्यवसाय में, वहाँ के बाज़ारों पर, तो इसके ज़रिए उनका जो समाज है और उनकी जो राजनीति है, इस पे उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा छोटे देशों का मानना है, जो दक्षिण एशिया के छोटे देश हैं उनका। लेकिन भारत का ऐसा नहीं मानना है। भारत का ऐसा मानना है कि अगर साफ्टा पे ठीक से अमल किया जाएगा, साफ्टा को ठीक से लागू किया जाएगा जिससे मुक्त व्यापार हो पाएगा। इससे क्या हो जाएगा टैरिफ कम हो जाएगा, यानी कि जो टैक्स लगता है ये कम हो जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी देशों के बीच राजनयिक संबंध बिगड़े हुए हैं, जैसे भारत-पाकिस्तान के बीच बिगड़े हुए हैं, कुछ समय पहले भारत और नेपाल के बीच भी हो गए थे क्योंकि नेपाल चीन के नज़दीक चला गया था इसी वजह से। तो इस राजनयिक संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा भारत का सोचना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो बाहरी देश हैं, इनका क्या प्रभाव है जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया पर? बाहरी देशों का प्रभाव कहाँ पे? दक्षिण एशिया पे। कहाँ पे? दक्षिण एशिया पर। और जो दक्षिण एशिया के जो देश है कितने देश है? 8 देशों पर। ये जो 2 देशों का नाम आप देख रहे हैं, क्यों इन्हीं 2 देशों का नाम आया है? यूरोप का नाम क्यों नहीं आया? यूरोप जो है इस जगह में, इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना चीन और अमेरिका है। रीज़न क्या है कि चीन में भी सामान का बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है, अमेरिका में भी सामान का बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मान लीजिए आपके पास खेत है, ठीक है? खेत है 10 एकड़, आपने क्या किया इस खेत में फसल उपजाया और फसल हो गया मान लीजिए 1000 100 टन मान लेते हैं, ठीक है? 100 टन, थोड़ा-सा मैं अपने आप को हाइड करता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपने फसल 100 टन उपजाया और आपकी जो खपत है मात्र 1 टन है। एग्ज़ाम्पल है, अब इस पे कितना उपज होता है, नहीं होता है, ये डिबेट वाली बात है, लेकिन एग्ज़ाम्पल है, इतना समझिएगा। तो 100 टन में आपका खपत मात्र 1 टन है, तो आप 99 टन जो फसल है उसका क्या करेंगे? उसको बेचेंगे, इसको बाज़ार में बेचेंगे, ठीक है? बाज़ार में आपको बेचना पड़ेगा। तो चीन और अमेरिका में जिन सामानों का उत्पादन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये देश अपना सामान कहाँ बेचेंगे? तो दुनिया के अन्य बाज़ारों में और दुनिया के अन्य बाज़ारों में बेचेंगे तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, कुल 8 देश हैं, इस पे इनकी नज़र रहेगी क्योंकि यहाँ यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा जनसँख्या है। अगर मैं बात करूँ 2015 की बात है लगभग 170 करोड़ की जनसँख्या थी। अगर अभी की बात की जाए तो लगभग ये अनुमान है कि 200 करोड़ की जनसँख्या हो सकती है और 200 करोड़ की इस आबादी वाले क्षेत्र में सामानों को बेचना काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि लोगों को ज़रूरत है और लोग खरीदेंगे। इसलिए दुनिया के ये 2 महत्वपूर्ण देश, दुनिया के 2 सबसे बड़े
अर्थव्यवस्था वाले देश इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और पिछले 10 वर्षों से बात करें व्यापार के मामले में भारत और चीन के संबंध जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं, क्योंकि चीन जो है अपना सामान बेचेगा कहाँ? भारत में, क्योंकि भारत चीन का बहुत ही नज़दीकी बाज़ार है और चीन का सामान भारत में आसानी से बिक जाता है, बहुत ही सस्ते में बिक जाता है। जो टेम्पर्ड ग्लास आप लोग यूज़ करते हैं, जो केबल खराब हो जाता है, ओरिजिनल केबल, मोबाइल का चार्जर खराब हो जाता है, के बाद छोटे-छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, ये सब मैक्सिमम चीज़ें जो लड़ी लगाते हैं दिवाली के टाइम में, ये सब मैक्सिमम चीज़ें जो चीन में उत्पादित होती है और बहुत ही कम दामों में हमें मिल जाता है। इसलिए चीन और भारत के व्यापारिक संबंध जो है काफ़ी अच्छे हैं। हालाँकि पाकिस्तान जो है चीन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चला गया है और रणनीतिक रूप से चीन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन भारत के लिए दुविधा की बात है, क्योंकि भारत का एक पड़ोसी मुल्क, भारत का हालाँकि दोनों दुश्मन ही है। पाकिस्तान और चीन दोनों से भारत के मतभेद हैं। राजनयिक मतभेद है, भले व्यापार होता है, हालाँकि पाकिस्तान से व्यापार ही बिल्कुल ही खत्म है, चीन से व्यापार होता है, लेकिन राजनयिक मतभेद हैं ही। तो होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो भारत की दुश्मनी चीन के साथ भी कह सकते हैं बॉर्डर मसलों पर, और पाकिस्तान के साथ भी है बॉर्डर के मुद्दों पे। तो भारत का दुश्मन दोनों है, इसलिए चीन भी समझता है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान भी समझता है कि चीन भारत का दुश्मन है। तो दोनों क्या हो गए, भारत के दुश्मन हो गए, और दुश्मन का दुश्मन जो होता है या दोस्त होता है, इसलिए ये दोनों देश काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी क्लोज़ है। उसके बाद जो विकास की ज़रूरत है और वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइज़ेशन है, इसके कारण पाकिस्तान और चीन दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड का। तो ये चीन का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में भी ये इसका एक हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीन, पाकिस्तान जो है चीन के लिए। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आपको थोड़ा-सा इंटरनेशनल रिलेशन फ़ॉलो करना होगा। हालाँकि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस के हिसाब से जितना ज़रूरी था, उतना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि जो शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध के बाद यानी कि अगर टाइमिंग करें कि 1991 शीत युद्ध जब खत्म हुआ, 1991 में खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते बेहतर किए हैं। हालाँकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते जो हैं, पहले से ही बेहतर रहे हैं। जो 2 संगठनों के बारे में मैंने आपको बताया, सिएटो और सेंटो, इन 2 संगठनों में पश्चिमी देशों का ये संगठन था शीत युद्ध के दौर में, जिसमें पाकिस्तान शामिल हो गया था और इसका विरोध भारत ने किया था, और इस वजह से भारत और अमेरिका के जो संबंध है थोड़े-से खटास हो गए थे, थोड़ी-सी संबंध में दरार आ गई थी। लेकिन 1991 के बाद जब शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ, सोवियत संघ विघटित हो गया, तो अमेरिका के जो संबंध है भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतर हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका कई बार मध्यस्थता कर चुका है। रीज़न क्या है कि मनमुटाव हो जाते हैं बॉर्डर इश्यू को लेकर के, इसलिए वो मध्यस्थता कर चुका है। और जिस वजह से दोनों देशों में आर्थिक सुधार और उदार की नीतियाँ अपनाई गई है। लेकिन हालाँकि 2016 में जब इंडिया पे अटैक हुआ था, ठीक है? इंडिया पे अटैक हुआ था, तो उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के राजनयिक रिश्ते, साथ ही साथ व्यापारिक रिश्ते भी खराब हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज जो है 5वाँ चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? तो आपको कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करना है, और साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आपको लाइव क्लास कमेंट करना है। लगातार 6 दिन तक आपका 50 कमेंट पूरा कर दीजिए, मैं आपको 7वें दिन लाइव क्लास दे दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, और नोटिफ़िकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेशन देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।